जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान का नोटिफिकेशन आ चुका है और गोयला क्लासेस की तरफ से ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप देर ना करें और फटाफट एनरोल हो जाएं। और बहुत जेन्युइन प्राइस रखे गए हैं और आप क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, राइट। तो आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका जो प्रयोजन है वो ये है कि हम देखेंगे किस तरह से जो हिस्ट्री का सेक्शन है। अब हिस्ट्री में एक राजस्थान की हिस्ट्री है लोकल और एक मेन हिस्ट्री है। तो अभी मैं मेन हिस्ट्री की बात करूंगा और राजस्थान की हिस्ट्री के लिए उसका भी जो सिलेबस है उसके लिए भी हम दूसरा वीडियो लाएंगे। फिलहाल हम हिस्ट्री की बात करेंगे, जो जनरल हिस्ट्री होती है, जिसको भारत के उपलक्ष्य में हम 3 में विभाजित करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, राइट। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आइए कुछ पहलू देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये आपका जो सिलेबस है वो डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर एक बार इसमें गो थ्रू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडस, वैदिक, ये सब पूछा जा रहा है आपसे, और कुषाण के बारे में, चालुक्य, इस तरह से सब पूछा जा रहा है। आर्ट एंड कल्चर भी पूछा जा रहा है आपसे, राइट। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ इस वाले सेक्शन से आप देखेंगे ये मिडिवल शुरू हो गया है, ठीक है, मध्यकालीन शुरू हो गया है, और ये वाला आपका एंशिएंट है, राइट। और एज पर माई रिसर्च, हमने जो रिसर्च करी है उसमें मुझे दिख रहा है कि काफ़ी डेप्थ पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। और जितना सांस्कृतिक पहलू है उसका वो पूछा जा रहा है। तो आइए एक कुछ उदाहरण दिखाते हैं आपको किस तरह से हमने हिस्ट्री पढ़नी होती है, क्योंकि हिस्ट्री को ज़्यादातर हिस्ट्री बदनाम है कि ये बोरिंग होती है। ऐसा नहीं होता है, हिस्ट्री को एक पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पर ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये पहले आए थे इस साइट पे। तो इन्होंने देखा यहाँ पर कुछ तो है, एक अंदर से आवाज़ आती है ना, कुछ तो है यहाँ पर। तो इनको संदेह हुआ था, परंतु ये समझ नहीं पा रहे थे क्या है। फिर ये वापस चले जाते हैं, फिर कुछ समय के पश्चात फिर वापस आते हैं। तब तक ये ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर बन चुके हैं। फिर ये उसी साइड में आते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर अब जो रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, तो जो मजदूर थे उन्होंने वो जो साइट इन्होंने देखी थी जब ये पहले आए थे कि ये साइट में कुछ है, परंतु वो साइट को कहीं ना कहीं तबाह कर दिया गया है क्योंकि रेलवे ट्रैक उसमें बिछ रहा है। तो ये काफी नाराज भी होते हैं। तो इस तरह से इन्हें कुछ दिखता है, कुछ सील्स मिलती हैं। देखिए, ये सील देखिए, ये इन्हें दिखती है। अब ये इस सील के आधार पे ये कह देते हैं ये जो साइट है, यहाँ पर जो लोग सिविलाइजेशन होगी, जो सभ्यता यहाँ पर होगी, वो भारतीय नहीं हो सकती। अब इन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं वो साक्ष्य के आधार पे होता है, एविडेंसेस के आधार पे। तो एविडेंस क्या है, उससे पहले मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भारत के ज्यादातर जो भारत के जो बुल होते हैं, जिसे आप सांड भी कहते हैं, वो देखिए उसके ऊपर हम्प होता है, इसको HUMP, हम्प कहते हैं, ठीक है। परंतु ये सील देखिए, जो सील मिली इसमें कहीं पर भी आपको हम्प दिख रहा है? नहीं, कोई भी हम्प नहीं है। तो इस आधार पे जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने कहा था कि ये जो सील मिली है, यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो सभ्यता थी, वो भारत से जुड़ी हुई नहीं है और ये भारत के लोग नहीं है। तो इस तरह से कोई सिद्धांत दिए गए कनिंघम द्वारा, और जिसे आगे चल के कितने इतिहासकार हैं जिन्होंने झुटलाया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, ये जो सभ्यता है ये कहीं ना कहीं भारत की थी। तो इस तरह से अब जो सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ उसे हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से हम जो पढ़ाते हैं आपको एक पिक्चर्स फॉर्म में ज़्यादा दिखाते हैं, और किस तरह से क्या रिसर्च करी है, उस रिसर्च के बेस में किस तरह से जो सुझाव दिए गए, और वो सुझाव कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप लेते हैं। इसी वजह से हमें दिखता है कि मतभेद दिखाई देता है बहुत से ऐतिहासिक पहलू पे, क्योंकि कुछ जो ऐतिहासिक समूह है वो कुछ और बातें करता है, कुछ ऐतिहासिक समूह कुछ और बातें करता है। तो वो भी हमें समझना होता है और इंटरेस्टिंग वे में हमें पढ़ना है, राइट। जैसे पिक्चर फॉर्म में देखिए, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में एक बात और आपने याद रखनी है कि ये ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, पहले डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, ये था आपका एंशिएंट से। अब मिडिवल का भी देख लेते हैं। अब मिडिवल में देखिए, आज भी हमें खासकर जो हमारे पूर्वी एशिया या उत्तरी, माफ कीजिएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो शहर हैं, वहां पर एक परंपरा आपको दिखेगी ऐसी। मतलब वहां के जो राजकुमार होते हैं या हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, राज्य के जो मुखिया होते हैं, उनके सामने लोग पूरा लेट जाते हैं और उनके पाँव में झुककर नतमस्तक हो जाते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल प्रणाम करते हैं झुक के। तो ये जो प्रथा है इसे हम जोड़ते हैं भारत में किससे? ये जोड़ते हैं हम जो है हमारे घियासुद्दीन बलबन। ये घियासुद्दीन बलबन साहब का जो ओरिजिनल नाम है, जो इनका वास्तविक नाम है, उलुग खान नाम से ये प्रसिद्ध थे। हालांकि बाद में तो बलबन हो गए थे। तो उलुग खान इनका नाम है। और ये जो इल्तुतमिश के पुत्र हैं, नसीरुद्दीन महमूद, उसके अंतर्गत ये
अच्छे पद में काम कर रहे थे, अच्छे खासे एक तरह के मंत्री थे, बहुत बढ़िया। और कहा यह जाता है कि इन्होंने ही नसीरुद्दीन महमूद को बंदी बनाया और उनकी सीट पे बैठ गए थे। और ये भी सत्य है कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, इन्होंने मतलब घियासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के बड़े बेटे, जिनका नाम है नसीरुद्दीन महमूद, उनसे कराया। ठीक है, और यही ये प्रथा लेके आए थे, इसको कहा जाता था पाइबोस। ठीक है, ये प्रथा लाए थे भारत में, पाइबोस। पाइबोस यही है, पाइबोस, पाँव में बिल्कुल झुक के एकदम सलाम करना, बिल्कुल लेट जाना। ठीक है, पाइबोस। वैसे ही एक प्रथा वो लाए थे, सिजदा। तो देखिए आज जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इतिहास में उसका जवाब छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जब तक हम लिंक नहीं करते हैं, इतिहास पढ़ने में मजा नहीं आता है। और गोयला क्लासेस की जो टीम है वो आपको ऐसे ही लिंक करके जो आपके इतिहास है उसको पढ़ाएगी। ठीक है, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे। अब देखिए, अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं, ठीक है, अब आधुनिक इतिहास में हम आते हैं सीधे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। अच्छा, इसको इंग्लिश को देख के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हिंदी माध्यम वाले जो भी विद्यार्थी हैं, बालक बालिकाएं हैं, कि हिंदी में इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको दोनों ही भाषाओं में पढ़ाया जाएगा और दोनों ही भाषाओं में आपको नोट्स मिलते हैं। ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, हमारे कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, परंतु ये सिलेबस जो था वहाँ पर वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि इंग्लिश में उठा लेते हैं और आपको हिंदी में पूरा डिक्टेट करेंगे, उसके बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब देखिए, यहाँ पर आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से जो खासकर जो आधुनिक इतिहास में हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है कि एक तरफ 3 समूह बनते हैं। ठीक है, ये समूह देखिए, पहले तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले, जिस वर्ष गांधी जी भारत में आते हैं उसी वर्ष इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1915। याद करने का तरीका है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब होती है? 1915, जिस वर्ष गांधी जी हमेशा के लिए भारत में आ जाते हैं। और ये भी याद रखना है आपने कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक, मैंने आध्यात्मिक नहीं बोला है, राजनीतिक गुरु जो थे गांधी जी के, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब प्रश्न है कि कैसे? गांधी जी तो जब जिस वर्ष भारत पहुंचे हैं उसी वर्ष मृत्यु हो गई इनकी, तो किस तरह से इनका आपस में इतना जो विचारों का आदान प्रदान हुआ होगा? परंतु इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही उत्तर है, मैं आपको बताता हूँ। 1 वर्ष पहले गांधी जी आए थे, 1914 में भी गांधी जी भारत आए थे, तब उनसे गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात हुई थी। तब वो काफी प्रभावित हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से, इस तरह से। ठीक है, इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले का जो वर्चस्व था वो काफी दमदार था। ठीक है, तो ये जो आते थे हमारे मॉडरेट्स में। मॉडरेट्स क्या था, अभी मैं बता रहा हूं। फिर वहीं से जन्म होता है मॉडरेट्स जब हार जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1903 में घोषणा कर दी जाती है लॉर्ड डफरिन द्वारा कि बंगाल का विभाजन होगा। हुआ नहीं है, घोषणा हो जाती है। और 2 वर्ष के पश्चात, यानी कि अक्टूबर माह में 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। तो 1903 और 1905 के मध्य 2 साल मॉडरेट्स बहुत कार्य करते हैं अंग्रेजों से। जो उनकी एक नीति होती है मॉडरेट्स की, यानी कि इनकी जो नीति है वो 3P है। 3P मतलब पहला प्रेयर, प्रार्थना करते थे, फिर पेटिशन, न्यायपालिका में याचिका डालते थे, फिर प्रोटेस्ट करते थे। पर और इनका प्रोटेस्ट भी ऐसा होता था जो बिल्कुल एक होता है ना, कानून के दायरे में रह के। तो इस तरह से ये अपनी कार्रवाई करते थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश शासन था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और 1905, 2 वर्ष बाद विभाजन हुआ किसका? बंगाल का। आप सभी जानते हैं 1905 में विभाजन हुआ है बंगाल का। तो इससे कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। इससे नाराज होते हैं कौन? जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या करेंगे कि वो चाहते थे, हालांकि एक बात याद रखेंगे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में दोनों में विचार जो है एकदम समान है। वो ये है कि दोनों ही अहिंसा पे विश्वास रखते हैं। परंतु जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, ये क्या करते थे? ये कहीं ना कहीं कानून को तोड़ना चाहते थे। कानून कौन सा? एक दीवानी और फौजदारी, सिविल और क्रिमिनल। सिविल को तोड़ना चाहते थे, क्रिमिनल को नहीं तोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो ये दायरा थोड़ा बड़ा था, तो इसीलिए हमें मतभेद दिखता है, जिसको हम सूरत स्प्लिट कहते हैं। ठीक है, यह असल में विचारों का मतभेद था, जिसमें सूरत स्प्लिट हो जाता है। एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं और एक तरफ मॉडरेट। और एक्सट्रीमिस्ट में मैंने जो उदाहरण लिए हैं वो हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। और यहीं से अब जो ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, इनके माध्यम से एक और विचारधारा निकलेगी जो हिंसात्मक होगी। उसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिवॉल्यूशनरीज और हिंदी में क्रांतिकारी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने ये फोटो डाल के डाली है क्योंकि इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ये है बटुकेश्वर दत्त। ये वही हैं जिन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो केंद्र विधायिका परिषद थी, वहां पर बम फेंका था भगत सिंह के साथ। ठीक है, तो ये वही है। तो ये कहीं ना कहीं हिंसात्मक थे। तो इस तरह से 3 विचारधाराओं के आधार पर 3 समूह बटे। तो देखिए, इस तरह से हमें पढ़ना होता है हिस्ट्री को। ठीक है, तो उससे हिस्ट्री रोचक बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे जो मुगल पेंटिंग
जो मुगल पेंटिंग है, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, कि वो इनमें से जो है किससे प्रभावित हुई है, ठीक है, किससे नहीं प्रभावित हुई है, ठीक है, किससे नहीं, वॉज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें से आप देखेंगे द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कॉलम इज डिफरेंट स्कूल ऑफ इंडियन मिनिएचर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल वाज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग। जैसे कि आप जानते हैं मुगलों का काफी साम्राज्य फैला हुआ था और मुगलों की जितनी भी संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं भारत की जो भी संस्कृति थी उस समय वो प्रभावित हो रही थी, परंतु एक ऐसा पेंटिंग स्कूल था हमारा जो बिल्कुल मुगलों से प्रभावित नहीं हुआ। वो था क्या? कालीघटा। ये बात आपने याद रखनी, कालीघटा, जिसका उदय हमें कहाँ मिलता है? बंगाल में इसका उदय होता है। ये बात आपने याद रखनी, कालीघटा, और खासकर आपका बंगाल वाला क्षेत्र आपने याद रखना, कालीघटा याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं, ये कुछ कला से प्रश्न है आपके। एक और देख लेते हैं, मंगोल अंगर चंगेज खान, ठीक है। चंगेज खान आपको पता ही है, ये एक मंगोल शासक है जिसने काफी तबाही मचाई थी। जब इसने भारत में आक्रमण किया तो ये उस समय भारत का शासक कौन था? भारत में आक्रमण करने का मतलब ये नहीं है कि भारत में अंदर ही घुस गए थे, ऊपर के क्षेत्र में ये आए थे। तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, चंगेज खान की जो मृत्यु होती है वो 1227 में होती है, 1227 में होती है। तो यहां से ये पता चलता है इसी बीच आसपास चंगेज खान आए थे, अपने आखिरी समय में भारत की तरफ कूच करी थी उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए, हमें ध्यान से देखिएगा, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि 1206 में क्या होगा कि मोहम्मद जो गौरी है उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनके जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक वो अपने आप को आज़ाद घोषित करेंगे और 1206 से वो भारत में अपना एक गुलाम वंश की स्थापना करेंगे। परंतु 4 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये अपने दामाद, क्योंकि इनके बेटे इनको लगता था इस लायक नहीं है कि वो गद्दी पे बैठेंगे, तो अपने दामाद जो कि हैं इल्तुतमिश, उनको गद्दी पे बैठाते हैं। तो इल्तुतमिश लगभग 1210 से 1236 तक गद्दी में बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि 1236 में इल्तुतमिश की जो पुत्री हैं जिनका नाम है रजिया सुल्तान, वो गद्दी पे बैठती हैं। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि जो शासक थे उस समय, जब ये चंगेज खान ने आक्रमण किया था भारत में, कौन थे? इल्तुतमिश। तो इस तरह से हम लिंकिंग करेंगे और आपको पूरा डेटा देंगे एक स्टोरी के रूप में, राइट। तो आइए मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपके क्या प्राइस रखे गए हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, पूरा आपका जीएस कवर किया जाएगा, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी, राजस्थान की जीके, ये सब कवर किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्रैश कोर्स है हमारा, जो मात्र आपको पड़ेगा 2999, ठीक है। और आगे देखते हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपकी। अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो मात्र आपको मिलेगी 1999। और पर्सनली आई से कि जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है, जो लोग पढ़ चुके हैं, जिन्होंने अन्य स्टेट के पेपर दिए हैं, सिलेबस पूरा किया है, तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करें, ठीक है। उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से हमारी टीम काम करती है, राइट। और ये देखिए, ये जो है ये बंडल कोर्स है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा और जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी दिया जाएगा, पूरा दिया जाएगा इसमें, ठीक है, पूरा स्टडी मटेरियल से पूरा। और इसमें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो हमारे फ्रेशर हैं उनको ये कोर्स जरूर लेना चाहिए, और इवन जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, राइट, इसमें क्योंकि आपको सारा मिल जाता है। और मात्र कितने का मिल रहा है? केवल 3999 का मात्र। और ये पूरा बंडल है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स और आपका स्टडी मटेरियल जो है प्रीमियम लेक्चर्स में वो मिलेगा आपको, राइट। और यहीं पर देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तो देखिए मात्र आपको ये 3999 का पड़ेगा जो पूरा बंडल है। पर यहीं पर ये गोयला क्लासेस की तरफ से हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, आपको एक और ऑफर देंगे। जो पहले 50 हमारे इस कोर्स में लॉग इन करेंगे, बंडल वाले कोर्स में, उनको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। फर्स्ट 50 को, जो मात्र आपको पड़ेगा 3999 का था, उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये पड़ जाएगा आपको 1999। आई रिपीट, ओनली फॉर 1999 फर्स्ट 50 को। ऑलरेडी काफी लोग लॉगिन हो चुके हैं, तो आप देर ना करें, फटाफट लॉगिन करें और इस 50% का जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आपने उसका लाभ उठाना है, ठीक है। और ये देखिए, ये मैक्स पॉइंट मैम है, इनके द्वारा कुछ हमें रिवॉर्ड दिया गया है, तो ये अच्छा लगता है। हमारा जो प्रयास होता है, हमारी जो मेहनत होती है, जब उसको सराहा जाता है तो वो हमारा कहीं ना कहीं जो उत्साह होता है उसको बढ़ाता है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपकी राजस्थान के लिए हमने जो 5 डेज का क्वेश्चन है उसको शुरू कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हर विषय में इसको शुरू कर दिया गया है। जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, जो भी उनके सब्जेक्ट हैं, जहां पर उनकी एक्सपर्टीज है, वही टीचर आपको वो विषय पढ़ा रहे हैं, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम गूगल प्ले में भी हमारी ऐप अवेलेबल है, आप उसको उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं
और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं कहीं पर भी जाके, क्योंकि मोस्टली आजकल क्या देखा जाता है कि लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहीं से मुझे उम्मीद है आपके जो सिलेबस है, किस तरह से हमने पढ़ना है, क्या सिलेबस है, वो आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। और यहीं से जो कोर्स है, मुझे उम्मीद है आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कोर्स से रिलेटेड। और यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।